हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सबको पता है, जैसे लोकसभा का सेशन चल रहा है, अभी विंटर सेशन चल रहा है, उसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कौन से चेंजेस लेके जा सकते हैं, और खास करके अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट करा हुआ इलेक्शन कमीशन ने, इसके चलते जो हमारे देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे मेंस के लिए, हमारे सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट करा है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। ठीक है, ये पूरी कंट्री के लिए स्टार्ट हुआ है, बट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बिहार के लिए। बिहार का पेपर है, बिहार के करंट अफेयर ज़रूरी है, बिहार से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो हमको वो जानना भी ज़रूरी हो जाता है ना। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कोई आज का टॉपिक तो है नहीं कि नया क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक रिपीटेटिव थीम है हमारे एग्जाम्स के लिए। अगर हम बात करें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते क्या हैं, पहली बात तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन इम्प्रूवमेंट्स की बात करता है, उन आने वाली चेंजेस की बात करते हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे देश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री हैं, वो फेयर हैं, वो ट्रांसपेरेंट है और वो इंक्लूसिव है। ठीक है, इन रिफॉर्म्स का बेसिक काम ये है कि जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी लूप होल्स हमारे एग्जिस्टिंग हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम हटाया जाए और उससे हम इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे देश की राजनीति है उसको साफ करा जाए, इलेक्शंस को फ्री और फेयर करा जाए, और जो लेजिस्लेटर इलेक्ट करते हैं वो एक आइडियल होने चाहिए जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमारी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे लिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इतने ज़रूरी क्यों हो जाते हैं, इतने नेसेसरी क्यों हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत आन पड़ी है, कितने टाइम से, इतने सालों से ये सेम चीज़ चलती आ रही है। आर्टिकल 324 के अंडर हमने ये हमारे संविधान में प्रावधान दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला मैंडेट तो इसी पे आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे होगा क्या, जितनी भी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस है, जो गलत काम करे जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, उसको रोकना जरूरी है ताकि इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर्स में कंडक्ट करवाया जा सके। फिर वोटर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। इलेक्टोरल रिफॉर्म से एक मेजर एम ये भी रहता है कि जो वोटर टर्नआउट है उसको इंक्रीज करा जाए। वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने का मतलब ये है कि अगर पहले एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 लोग रह रहे हैं, अगर सिर्फ 50 लोग आ रहे थे, उस 50 को हमको 100 लोगों का पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, तभी हम एक अच्छा जो हमारा मैंडेट है इलेक्शन का, कि जो हमारा नतीजा है, जो हमारा ओपिनियन है, उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ताकि जो वोटर एपिथी का इशू है कि वोटर बाहर नहीं आना चाहते, पब्लिक जो हमारे पोलिंग बूथ्स है वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसको इवेंचुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इलेक्शन के टाइम पे मनी और मसल पावर का यूज करा जाता है, मतलब आपने ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पैसे देके सब कुछ खरीद लिया, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने जोर जबरदस्ती कर ली, अपनी वोट्स अपनी साइड कर ली। तो इन सब चीज़ों से हटके इलेक्शन कमीशन का ये एम रहता है कि हमको इस चीज़ को अवॉइड करके हुए जो मनी और मसल पावर का इन्फ्लुएंस है उसको रेगुलेट करना है, ताकि कैंपेनिंग में कितना फाइनेंस लग रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और जो वोटर की सेफ्टी है वो भी मेंटेन करी जा सके। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनकरेज करना एक बेसिक एम है। इस वजह से हमारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है वो पूरे मेजर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि अगर आपने किसी कैंडिडेट को टिकट दी है तो उसको आपका जो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करने के लिए रेडी हैं ताकि हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर कर पाएँ। उसके बाद एड्रेसिंग इलेक्टोरल इनइक्वालिटीज़, जो अभी हो क्या रहा है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही इलेक्ट करने वालों में, ना ही इलेक्ट होने वालों में। ठीक है, और ख़ास करके जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको इतना मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अगर देश की आधी जनता को, आधे लोगों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है ना चुने जाने का, ना आगे बढ़ने का, तो फिर इस जो हमारा पूरा इलेक्टोरल मैंडेट आर्टिकल 324 का वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इस वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम पता होने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको आपके पास रेडीमेड कुछ पॉइंट्स रेडी होने चाहिए, आपका खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में अभी तक ऐसे कौन से की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे गए हैं जिन्होंने हमारे देश की राजनीति के जो चेहरे को पूरा का पूरा बदल के रख दिया है। अगर हम इसको क्रोनोलॉजी वाइज बांटे, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिफोर 1996। 1996 से पहले कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, ये आपको टिप्स पे आपके याद होने चाहिए। सबसे पहले 61st अमेंडमेंट एक्ट 1998,
हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे देश में राजनीति का एक वन ऑफ द लैंडमार्क चीज़ मानी जाती है, ये अमेंडमेंट एक्ट माना जाता है। जिसके चलते हुआ क्या था कि जो वोटिंग एज थी वो 21 साल से कम करते हुए 18 साल कर दी थी। अभी क्या प्रावधान है कि जो भी 18 या 18 साल के ऊपर है वो हमारे इलेक्शन में वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकता है, बट 61st अमेंडमेंट 1988 से पहले ये 21 साल हुआ करती थी। जिसके चलते जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग थे उनको मौका मिला इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हमारे देश का चलता है उसमें अपनी आवाज़ को आगे करने का। उसके बाद राज्यसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रपोजल्स थे उसका नंबर इंक्रीज कर दिया था, ताकि 10% इंक्रीज करने के बाद ऐसा हो सके कि जो फेक कैंडिडेट्स है, जो नकली कैंडिडेट्स है, उनको पहले ही रोक दिया जा सके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसने हमारे पूरे के पूरे जो वोटिंग प्रोसेस को उसको पूरे बहुत बड़े लेवल पे मॉडर्नाइज कर दिया है। इसको सबसे पहले राजस्थान, एमपी और दिल्ली में यूज़ करा गया था 1998 के इलेक्शंस में। और गोवा असेंबली ऐसी असेंबली थी, गोवा ऐसी पहली स्टेट थी जहाँ पे फुल फ्लेज तरीके से ईवीएम का यूज़ करा गया था, ठीक है। उसके बाद बूथ कैप्चरिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी हमारे देश में। इसको रोकने के लिए स्पेशल लॉज क्रिएट करे गए थे, ठीक है, कि बीच में अगर इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है कि बूथ मतलब आपका लोकल एरिया जहाँ पे जो आम नागरिक है वहाँ पे जाके वोट डालेगा। कुछ मनी और मसल पावर का लोग यूज़ करते हुए, कैंडिडेट यूज़ करते हुए उस बूथ को कैप्चर कर लेते थे और डरा धमका के अपने फेवर में वोटिंग्स करवाना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आया, जिसको हम ई पिक के नाम से जानते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो आपके पास आपका वोटर कार्ड है उसको हम ई पिक के नाम से जानते हैं, ताकि फेक वोटिंग को रोका जा सके, ठीक है। ये तो रिफॉर्म्स जो 1996 के पहले। अब पोस्ट 1996 क्या हुआ हमारे देश में? 1996 साल खत्म होने के बाद कौन से रिफॉर्म्स आए? सबसे पहले लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, फिर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिली बट वो इंडिपेंडेंट अपना कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर रूल लेके आया गया था कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करता है, संविधान की हमारी इंसल्ट करता है, और कोई भी ऐसा इंसान जो नेशनल एंथम को होने से रोकता है, ठीक है, जो भी ऐसा नेशनल सिंबल के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इलेक्शन से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या करा जाएगा? 6 साल के लिए इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कंटेस्टेंट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते थे। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो कैंडिडेट से, वो किसी भी कैंडिडेट से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए उनको बेसिकली परमिशन थी, अलाउड था उस टाइम पे। बट उन्होंने क्या चेंज करा कि अब जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके चलते जो साइमल्टेनियस बाई इलेक्शंस का जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको कंट्रोल करा जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2010 के बाद से जो हमारे देश में जब टेक्नोलॉजी आई है, न्यू लैंडस्केप चेंज हुआ है देश का, तो उसके बाद कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं? सबसे पहले एग्जिट पोल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। एग्जिट पोल कौन से पोल होते हैं ये जानना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि आप वोट डाल के आए हो, है ना, अपने बूथ पे, और आपके बूथ के बाहर कोई खड़ा है आपसे पूछने के लिए कि कैसा आपने वोट डाली, किसको आपने वोट डाली। तो जब वो डाटा, ये पूछने वाले लोग हज़ारों की क्वांटिटी में होते हैं, तो एक सैंपल साइज क्रिएट होता है, उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी पार्टी को मेजोरिटी मिल सकती है, ठीक है। बट 2009 के प्रोविजन के मुताबिक इलेक्शन जो हमारे एग्जिट पोल्स हैं उसको कंडक्ट करना और उसके रिजल्ट्स को पब्लिश करना बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया था, खास करके लोकसभा और जितने भी हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन है उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म कौन सा था कि पर्सन इन जेल और पुलिस कस्टडी कैन कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है या पुलिस की कस्टडी में है, 2013 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में चेंज करते हुए उनको अलाउ कर दिया गया था ताकि वो इलेक्शंस लड़ सके, कंटेस्ट कर सके। डजेंट मैटर वो जेल में है, डजेंट मैटर वो पुलिस कस्टडी में है, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपी एंड एमएलए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट केस है इलेक्शन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिली थॉमस केस बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये माना गया था कि कोई भी ऐसा एमपी या कोई भी ऐसा एमएलए जिसको कन्विक्ट कर दिया गया, जिसके ऊपर फैसला सुना दिया गया है, जिसके ऊपर ऐसा चार्ज है, कोई भी ऐसा, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो किसी भी हाउस की मेंबरशिप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है।
पहले क्या हुआ करता था कि जब तक सज़ा नहीं सुनाई जाती है तब तक वो उस सीट पे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इस प्रावधान को यहाँ पे हटा दिया गया था ताकि उनकी इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन करी जा सके। उसके बाद सीलिंग ऑन कैश डोनेशंस लोअर्ड, मतलब पहले क्या हुआ करता था, पॉलिटिकल पार्टीज जितना मर्जी कैश एक्सेप्ट कर सकती थी एज अ फंडिंग, एज अ डोनेशन। 2017 के बजट में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट प्रेजेंट करा तो इसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई थी, ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से, पहले क्या हुआ करता था, 20,000 से तक का पैसा दिया जाता था, ठीक है, बट अब वो 2,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर वो एनोनिमस कैश डोनेशन है। एनोनिमस का मतलब ये होता है कि किसी को नहीं पता है वो पैसा किसने दिया है, बस किसी ने दे दिया है, ठीक है, किसी का नाम नहीं है उस चीज़ पे, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम्स की इंट्रोडक्शन थी उसको लेके आया गया, 2018 में इसको इम्प्लीमेंट करा गया था। इसमें क्या करा गया था कि आपको मान लो किसी पर्सन ने, किसी इंसान ने कैश डोनेशन दी है तो उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा, एसबीआई की ब्रांच में जमा करना पड़ेगा, और वो पार्टी जिसके नाम पे वो डोनेशन गई है वो 15 दिन के अंदर अंदर उस कैश को डेबिट करके अपने पार्टी की फंडिंग में यूज़ कर सकती है, ठीक है। इसका बेसिक एम ये था कि क्लीन मनी का पता चले कि कहाँ से आया है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जा सके। बट अभी रिसेंटली आपको ये डेवलपमेंट भी पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को नलीफाइड कर दिया है कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हम जो अभी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जो हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं या जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बूथ कैप्चरिंग, लोग मनी और मसल पावर का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए बहुत से ऐसे वॉयलेंस के मारपीट के इंसिडेंट रिपोर्ट करे गए हैं और वोटर्स को धमकाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि बंगाल जब पंचायती इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा था तो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे हिंसा देखने को मिली। उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अभी एट प्रेजेंट जो डाटा बोलता है, एंड दिस इज़ अ फैक्चुअल डाटा, ये किसी की ओपिनियन का डाटा नहीं है, ये एक्चुअल डाटा है कि हमारे देश में अभी एट प्रेजेंट जो 40% ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और उनमें से 25% के ऊपर ऐसे क्रिमिनल केसेस है जो कि बहुत सीरियस नेचर के हैं, जैसे कि मर्डर हुआ, ठीक है। इतने बड़े बड़े नेचर के केसेस रजिस्टर होने के बाद उसके बाद भी एमपीज उस पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो नेक्सस है, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उसको हमको रोकना पड़ेगा एक पॉइंट पे आके। फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी बहुत वायलेशन देखी जाती है, ठीक है। पब्लिक स्पेसिस को, पब्लिक प्लेसेस को इलीगल यूज़ करा जाता है, लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, प्रॉपर पैसा बांटा जा रहा है वोट खरीदने के लिए कि हर घर में जाके हज़ार रुपये दे दिए कि आप हमको वोट डालो। ऐसा सिचुएशन अभी इंडिया में ये फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद जो इलेक्टोरल फाइनेंस है, इलेक्टोरल फाइनेंस बेसिकली हमेशा से आज तक हमारे इलेक्शंस में एक्चुअलीज हील प्रॉब्लम रहा है, कि मतलब सबसे बड़ी समस्या रहा है। एग्जांपल की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसे आपको बताया, रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नलीफाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनका मानना ये था कि इस स्कीम में ज़रा भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ज़रा भी कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा कि किस बंदे ने कौन से सोर्स से ब्लैक मनी दी है या वाइट मनी दी है, तो ये प्रॉपर पूरा इसको नलीफाई कर दिया गया था। फिर हमारे इलेक्शंस के सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एट प्रेजेंट है, कास्टिज्म, जातिवाद और कम्युनलिज्म का जो कार्ड खेला जाता है हमारे भारत के इलेक्शन में, ये हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े, चाहे वो स्टूडेंट इलेक्शन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म का बहुत बड़ा रोल प्ले करा जाता है। इसके चलते एक कम्युनिटी को नीचे गिराया जाता है अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, जिसके चलते हेट स्पीच के बहुत इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं इलेक्शंस में, जिसकी वजह से दंगे भी भड़क सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको एक चीज़ ऊपर दिखाता हूँ मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी बताई है कि कैसे कैसे जो की रिफॉर्म्स थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिया मैंने आपको कि कौन सी ईयर में हमने कैसे हमारे वोटिंग प्रोसेस को एवोल्यूशन की तरफ लेके गए। सबसे पहले 1952 में और 1957 में सेपरेट बैलेट बॉक्सेस का इंट्रोडक्शन करा गया था। फिर 1962 में बैलेट पेपर्स लेके आए। फिर 2004 में ईवीएम आई और 2019 में सबसे रिसेंट जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट की फुल फॉर्म किया है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्स। ये बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जैसे आपने मशीन के ऊपर बटन दबाया कि लेट से आपने कोई XYZ कैंडिडेट को, किसी ABC पार्टी के बंदे को इलेक्ट करा या नॉमिनेट करा, उस पर बटन दबा के, राइट। तो उस मशीन में, वीवीपैट मशीन से एक स्लिप बाहर आएगी ये दिखाते हुए कि आपने किस बंदे को वोट करा है, क्या वो सही बंदे के ऊपर वोट गया है या नहीं गया। ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। ऑलराइट, अगर हम बात करें, हमने प्रॉब्लम देख ली, हमने देख लिया कि क्या चीज़ें करी जा सकती हैं, कौन से रिफॉर्म्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद से क्या बोला है कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इस पूरी प्रॉब्लम का वे फॉरवर्ड क्या है,
ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो वे हमारी कुछ कमीशंस है, हमारी कुछ कमिटीज़ हैं, और इटसेल्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमारे सिलेबस के लिए, हमारे आंसर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे पहले वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करने की जरूरत है ताकि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा सीट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ पाए। इसका फायदा ये होगा कि जो साइमल्टेनियस बाई इलेक्शन में जो दोबारा से पैसा खर्च होता है वो पैसा बचेगा। जो कैंडिडेट का जो इन्फ्लुएंस है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी पर रहेगा, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम बैन लेके आने की जरूरत है उस कैंडिडेट के ऊपर कि वो दोबारा से कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाए। अगर उसको फैसला सुना दिया गया है किसी भी सीरियस क्राइम में या सीरियस क्रिमिनल केस में, उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाना जरूरी है। तभी हम जाके हमारी जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा पाएंगे। फिर जितने भी एडवर्टाइजमेंट को यूज़ कर रहा है, इलेक्शन से 6 महीने पहले उसके ऊपर बैन लगाना जरूरी है। कैसे? चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाना जरूरी है कि वो जब इलेक्शन होने वाले हैं, जब हाउस के खत्म होने के एक्सपायरी का 6 महीने पहले से वो कोई भी किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रूल मेकिंग अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट टू बी कन्फर्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो इस एक्ट के अंडर जो इलेक्शन कमीशन का बेसिक फंडामेंटल एक्ट है उसको कौन गवर्न कर रहा है? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। बट होना क्या चाहिए था, जो आरपीए 1950 है और जो आरपीए 1951 है उसको चेंज करने की पावर, उसकी इंप्लीमेंटेशन की पावर इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कॉमन इलेक्टोरल रोल्स को यूज करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्टोरल रोल मतलब वो पूरी लिस्ट की कौन सा जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर्स है उसकी डिटेल। इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पे जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर अलग इलेक्टोरल यूज कर रही है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जब नीचे पंचायती लेवल के इलेक्शन होते हैं उसके लिए अलग रोल यूज कर रही है, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। उसके बाद जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 10th शेड्यूल में दिए गए हमारे भारत के संविधान में, अभी एट प्रेजेंट क्या है, अगर एंटी डिफेक्शन का कोई भी डिसीजन है, ठीक है, तो वो स्पीकर ऑफ द हाउस डिसाइड करते हैं। बट अभी होना क्या चाहिए, वो जो डिसीजन है एंटी डिफेक्शन का वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को डिसाइड करना चाहिए। वो पावर गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही उसके ऊपर कोई भी फैसला लिया जाना जरूरी है। उसके बाद नेशनल इलेक्टोरल फंड की एक बात करी गई थी, आपको इसका नाम याद रखना है, क्या? नेशनल इलेक्टोरल फंड। ठीक है। ये एक बेसिकली एक्सप्लोरिंग चीज़ें के लिए बनाया गया था कि जो इसका आइडिया ना हमारे जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिनका क्या नाम था, टी.एस. कृष्णमूर्ति। क्या नाम था? टी.एस. कृष्णमूर्ति। उन्होंने नेशनल इलेक्टोरल फंड की बात करेगी ताकि जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस है, मतलब जो सेंटर में या जो स्टेट में सिटिंग गवर्नमेंट है वो जो टैक्स का पैसा है वो इलेक्शन कैंपेन्स में लगा रही है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके, तो एक प्रॉपर नेशनल इलेक्टोरल फंड क्रिएट करने की बात करी गई थी। इस फंड से होगा क्या, कोई भी जो डोनर है जिसने वो जो डोनेशन दी है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है और वो इफेक्टिवली पार्टीज की मेजोरिटी के मुताबिक, पार्टीज की स्ट्रेंथ के मुताबिक, पार्टीज की वीकनेस के मुताबिक वो पैसे को आपस में बांटना जरूरी हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स है, ये कुछ रिकमेंडेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद से बोली है और कुछ कमिटीज हमारे लिए जाननी जरूरी हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले तारकुंडे कमेटी जो कि 1974 में थी, यहाँ पे इलेक्टोरल चेंजेस की बात करी गई थी। फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी, हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसका नाम जानना। वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और सबसे रिसेंट 2010 की हमारी तनख्वाह कमेटी। इसमें इलेक्टोरल लॉज और जो गवर्नेंस एथिक्स के ऊपर बात करी गई थी। ठीक है। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है हमारे देश में जो डेमोक्रेसी का पिलर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। और जो भी एट प्रेजेंट डिस्कशन चल रही है, जो प्रपोजल लेके आए जा रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे रिफॉर्म्स चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, जिसमें इलेक्टोरल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है। जो नॉर्म्स है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर वो थोड़े से और स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि जो क्रिमिनल चार्जेस वाले कैंडिडेट है वो पावर में नहीं आ सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी और जो वोटर्स की एक्सेसिबिलिटी है उसको इंश्योर करते हुए इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो इलेक्टोरल रोल्स की जो प्योरिटी है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो जेन्युइन वोटर्स है जो देश में अपना से रखना चाहते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, हम सिटीजन्स होके, हम वोटर्स होके हम कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करते हैं जो कि सांसद में जाके या हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके हमको रिप्रेजेंट करते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन का क्या फ़ायदा अगर हम अपना से ही नहीं रख पा रहे हैं? अगर हर इलेक्शन में मनी और मसल पावर यूज होगा तो वोटर का क्या मतलब हो जाता है रहने का? ठीक है। आई नो थोड़े से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ये, बट दिस इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्जाम के लिए। और अगर आप एक
टाइम के लिए एग्जाम को भी छोड़ दोगे तो एक ऐसी चीज़ है, आपको एज ए एस्पिरेंट ये पता होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन सी दिक्कतें चल रही हैं और एज अ ऑफिसर आपको उसके साथ कैसे टैकल करना पड़ेगा, और सोल्यूशन आपके पास रेडी होना चाहिए इन चीज़ों को लेके। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में तो ऑब्वियसली पूछा ही जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑन इन इंडिया, जिसमें हमने सारी बात करी कि बैकग्राउंड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक हम कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, this was all about electoral reforms in India. I hope you got my point. Thank you so much.